जय हिंद दोस्तों, मैं निराला तिवारी एक बार आप सभी का पुनः इस प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को विदित है कि हम आप जो दस्तक सीरीज से मुखातिब हो रहे हैं, उसी क्रम में जो आज का अगला सेशन हम आपके सामने लेकर आए हैं, उसमें 25 क्वेश्चन और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। और हर एक क्वेश्चन को 360 डिग्री पर घुमाने का कार्य आज के सत्र में किया जाएगा। उसके पहले आप सब लोग इस सेशन को अपने चाहने वालों को अवश्य भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्लास के अंत में अपने कमेंट से अवश्य सूचित करें कि क्लास आपको कैसे लगी। चलिए मित्र, तो चलते हैं हम लोग आज के सत्र में। जो पहला प्रश्न आपके सामने वो कुछ इस कदर कि रा का विवरण है, मतलब रा के बारे में आपसे पूछा गया कि रा का विवरण क्या है। विकल्प थोड़ा लंबे चौड़े हैं, परंतु आप परेशान ना हो, आराम से उत्तर आएगा। कहाँ कहाँ पूछा गया प्रश्न आप टैग से देख सकते हैं मित्रों। पहला ऑप्शन वर्त से लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन। बी ऑप्शन पार्श्विक सघोष स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन। सी ऑप्शन वर्त से लुंठित अघोष महाप्राण व्यंजन। डी ऑप्शन वर्त से संघर्षी अघोष महाप्राण व्यंजन। मतलब आप देख पाए होंगे विकल्प कुछ इस कदर बनाया गया कि सोचने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। मतलब राग के बारे में ये निम्न चीज़ें अगर आपको मालूम है तो उत्तर आपका लग जाएगा आराम से। तो कैसे ऐसे प्रश्नों को हल किया जाए फिर? तो मित्र, ऐसे प्रश्नों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो पीछे से हल करो। आप इनको पीछे से तय करो, लेकिन एक एक पहले उत्तर को आप समझें दोस्त। पहले हम ये जाने कि वर्त से व्यंजन क्या है, अर्थात तो वर्त से किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वर्त से अर्थात दंत मूल मसूढ़ा किसे कहते हैं पहले ही जान लें आप मित्र। ये ऊपर का दांत का जो बीच वाला, दोनों दांत का जो पीछे वाला हिस्सा है, फिर सुने, ऊपर की दांत के बीच वाले दोनों दांत के पीछे वाले हिस्से में एक मांस का टुकड़ा कुछ इस कदर आपको दिखेगा, कुछ इस कदर आपको दिखेगा वहां पर। अब जब आपकी जीवा यहाँ पे जाए और व्यंजन बाहर आए, जीवा यहाँ पे जाए और व्यंजन बाहर आए, तो ऐसे जो भी व्यंजन होंगे उन सब को आप वर्त से अर्थात दंत मूल मसूढ़ा व्यंजन कहेंगे आप। यूपी दरोगा 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है जिनकी उच्चारण में जीवा का अग्रभाग ऊपर वाले दांत की, बीच वाले दांत के पीछे वाले हिस्से में स्पर्श होकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध कर देती है, उसे कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो मित्र उसे वर्त से व्यंजन ही कहा जाता है। अच्छा, वर्त से व्यंजन की संख्या कितनी होगी? तो मित्र होगी 5। 5 को याद करने का एक बेहतर तरीका है, आराम से आप इसको पकड़ लो। सरल जन, सरल जन, जा कौन सा होगा? नुक्ता वाला होगा। नुक्ता की चर्चा आगे हम लोग करेंगे। सरल जन शब्द में जितने भी व्यंजन है वो सारे के सारे वर्त से हैं। तो क्या इसमें रा भी आपको मिला? हाँ, रा मिला। तो इसका मतलब कि रा ये वर्त से है। ठीक, एक तो तय हो गया। लुंठित क्या है? लुंठित मित्र जिसको हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में लुढ़क जाना कहते हैं। कभी कभी हम लोग गाड़ी लेकर जाते हैं तो फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो लोग कहते हैं कहा एकदम लुढ़क गए रहो, है ना बातचीत? हाँ, तो लुढ़कने मतलब कि यहाँ लुंठित क्या मतलब है कि जब आप रा को बोलेंगे तो आपकी जीवा ऐसे उलट जाएगी, उलट जाएगी। उलटने के बाद उसमें कंपन स्टार्ट होगा और ऊपर जाके वो मूर्धा में टकराएगी, और जैसे वो नीचे आएगी जीवा, वैसे रा नाम का वर्ण बाहर आ जाएगा। मतलब रा की बोलने पे आपकी जीवा उलट गई, उसी संदर्भ में इसको क्या कहा गया? लुंठित। और जब उस जीवा जैसे वो उल्टी, उसमें कंपन स्टार्ट हुआ, कंपन, तो उस संदर्भ में एक और नाम क्या दिया गया? प्रकंपित। तो अगर प्रकंपित कहे या लुंठित कहे तो दोनों कंडीशन में उत्तर क्या होगा मित्र? रा। तो यहाँ पे लुंठित व्यंजन भी क्या निकल के है? रा। सघोष अघोष की बात आई तो ये क्या मित्र? तो ऐसे वर्ण जिनकी उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं, और जिनकी उच्चारण में कंपन होगा उन्हें सघोष कहेंगे।
है ना बातचीत। बिल्कुल, सघोष का एक अन्य नाम घोष भी होता है, लेकिन कौन सी वर्ण सघोष है, कौन से अघोष है, कैसे हम जानेंगे। तो मित्र आराम से क्लियर कर लें आप, जितने स्वर होते हैं वे सब आपकी क्या होते हैं, सघोष। जितने स्वर होंगे मित्र वो सब क्या होंगे, सघोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये क्या होगा आपका, सघोष। जैसे अगर हम कहें आपसे कि का वर्ग में कौन कौन से वर्ण सघोष हैं, तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंग, तो का, खा छोड़ दो, शेष जो बचे गा, घा, अंग, ये आपका क्या मतलब सघोष है। का और खा क्या फिर, तो ये आपका अघोष है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये आपका सघोष है। साथ में अंतस्थ व्यंजन अर्थात यारालावा ये भी आपका मित्र सघोष होता है। और ऊष्म व्यंजन का एकमात्र वर्ण हा, जिसको आप काकल्य, अलिजिह्वा, उरस आदि व्यंजन भी कहते हो, तो ये सब क्या होते हैं मित्र, सघोषी होते हैं। आप इनको जब काउंट करोगे टोटल तो इनकी संख्या निकल के आएगी 31। तो हमने ये देखा कि क्या ए रा जो है ये सघोष प्रवृत्ति में आया, हाँ बिल्कुल ये सघोष में भी आया। चलो ठीक है। अब अल्पप्राण व्यंजन ये क्या भाई, तो मित्र ऐसे वर्ण जिनकी उच्चारण में प्रश्वास वायु कम मात्रा में निकलेगी उन्हें आप अल्प प्राण वर्ण कहेंगे, और जिनकी उच्चारण में प्रश्वास वायु अधिक मात्रा में निकलेगी उन्हें आप महाप्राण व्यंजन कहेंगे आप। तो अब कौन से वर्ण अल्प प्राण, कौन से महाप्राण, तो अब ये भी जान लें आप। तो यहीं पे आप देख लें कि जितने स्वर हैं 11 के 11 वो सब अल्प प्राण हैं। अब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ये क्या होता है मित्र, ये अल्प प्राण होता है। एक बात और बता दें आपको, जहां स्वर रहेगा वहीं अंतस्थ व्यंजन रहेगा, चाहे वो अघोष सघोष की बात हो, चाहे वो अल्प प्राण महाप्राण की बात हो। तो आपने क्या देखा कि सघोष कहाँ पे था, वो सघोष अघोष में अंतस्थ व्यंजन कहाँ पे था, तो सघोष में था। तो अगर स्वर जो आपकी स्वर मित्र ये भी क्या है आपके अल्प प्राण है, और जब स्वर अल्प प्राण तो अंतस्थ व्यंजन भी अर्थात यारालावा भी ये आपका क्या होगा, अल्प प्राण हो जाएगा। समझ गई बात ना, बिल्कुल। बाकी उस व्यंजन चारों की चारों महाप्राण हो जाएंगे, ठीक ना। तो हमने क्या यहाँ पे देखा कि ये एक ही ऐसा प्रश्न था जो हर जगह में तो घूमने का कार्य किया। आपसे अल्प प्राण महाप्राण भी जाना, आपसे अघोष सघोष भी जाना, आपसे वर्त से के बारे में भी जाना, और साथ में आपसे लुंठित व्यंजन या ये प्रकंपित या ये पार्श्विक क्या है इसके बारे में भी जाना। तो आपने क्या कहा कि ये रावण क्या सघोष है, तो मित्र जहां जहां पे अघोष लिखा गया पहले उसको काट दो आप विकल्प को। अच्छी विद्यार्थी का गुण ये भी होता है कि विकल्प काट के उत्तर लगाता है। हालांकि तो हमको उत्तर लगाना होता कब का लगा चुके होते, परंतु पूरा डिटेल आप समझे ये अच्छा लगा वो। तो यहाँ पे अघोष था तो इसका मतलब कि सीधा गलत, यहाँ पे भी अघोष था ये भी आपका गलत है ना बातचीत। लेकिन यहाँ पे क्या सघोष है, यहाँ भी सघोष है। अब तकलीफ इन दोनों में है, ये तो ऐसे ही कट गए वो, चलो ठीक है। लेकिन मित्र अगर आप देखें रा, तो क्या ये स्पर्श व्यंजन है, नहीं, स्पर्श व्यंजन तो 25 होते हैं का से लेकर मा तक। कसम खाते हैं कि स्पर्श व्यंजन नहीं भूलेंगे। तो का से लेकर मा तक कितने, 25। तो क्या ये आपका रा स्पर्श व्यंजन है, नहीं, तो इसका मतलब ये भी गलत। तो जो बचा मित्रों हमारा उत्तर हो गया, अर्थात ए फॉर आतंकवादी बिल्कुल सही उत्तर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। चलते हम लोग मित्र अगले प्रश्न के ऊपर। धैर्यता नहीं रखिए मित्र, बहुत कुछ नया मिलेगा आपको, और ऐसे प्रश्न से आपको रूबरू करवाएंगे। आप हाँ सोचेंगे कि हाँ ये अच्छा प्रश्न है, वो जो आपकी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। बाकी कहने की बात नहीं, आप स्वयं देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछा गया। तबीयत थोड़ा में तो सही नहीं है, परंतु बहुत हम लोग बेशुमार ढंग से चलेंगे लेकर बात को। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, मतलब आपसे क्या पूछा कि जो संबल शब्द लिखा गया बाबू इसमें ध्वनि क्या होगी, बाबू इसमें ध्वनि क्या होगी पूछा गया प्रश्न आपसे है। अब विकल्प कुछ इस कदर, संप्रेक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, द्वित्व ध्वनि, क्या होगा इसमें उत्तर। तो जो आपका उत्तर बनेगा मित्र क्या बनेगा, जरा सोचें आप क्या लगा जी इसमें उत्तर, बिल्कुल। तो आपका उत्तर क्या होगा मित्र, ए फॉर आतंकवादी, बिल्कुल सही है। परंतु अपने मन से लगा देंगे नहीं, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट में जरा वो समझें आप। जब कोई
स्वर रहित व्यंजन, थोड़ा संकेत में बात समझिए। जब कोई स्वर रहित व्यंजन दो स्वर सहित व्यंजन के बीच में बोला जाता है, मतलब कि जब कोई आधा व्यंजन दो पूरे व्यंजन के बीच बोला जाएगा तो ऐसे कोई भी शब्द होंगे तो मित्र वहां पे ध्वनि क्या होगी, वहां पे ध्वनि होगी मित्र संप्रेक्त। बात कैसे आपने कहा, जैसे आपने मित्र लिखा शब्द कंबल, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ए स्वर रहित व्यंजन माँ, इसके पहले का स्वर सहित, इसके बाद बा ए स्वर सहित, तो दो स्वर सहित व्यंजन के मध्य एक स्वर रहित व्यंजन बोला गया तो मित्र ऐसे कोई भी शब्द होंगे तो वहां पे ध्वनि क्या होगी, आपकी संपृक्त ध्वनि होगी। चलिए ये बात तो हमने मान लिया, लेकिन युग्मक ध्वनि क्या होगी फिर, कैसे हम जाने कि युग्मक ध्वनि भाई, तो युग्म का मतलब क्या, जोड़ा, अर्थात कि जब दो समान व्यंजन, जैसे मान लो कि हमने लिखा मित्र ला और फिर ला, ये दोनों समान व्यंजन और इनको जब एक साथ आप मर्ज करके लिखोगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे लल। लल, ये लल जो बना ये कौन सा व्यंजन, ये द्वित व्यंजन बना, परंतु आगे आप पढ़ेंगे द्वित व्यंजन के बारे में। लेकिन अगर हम इसका प्रयोग करके कोई भी शब्द बनाए, जैसे आपने कहा दिल्ली, आपने कहा झिल्ली, बिल्ली, तो ये सब जो ध्वनि बन रही इन शब्दों में तो उस ध्वनि को आप क्या कहेंगे, युग्मक ध्वनि कहेंगे आप। संयुक्त ध्वनि क्या, फिर सीधा उत्तर समझें आप, अगर कोई भी शब्द आधे वर्ण से शुरू होता है या वो संयुक्त व्यंजन छात्रा ज्ञा स्रा से शुरू होता है तो सीधा उत्तर क्या होगा, संयुक्त ध्वनि। बात कैसे, जैसे शब्द मित्र आपने लिखा स्मारक, अगर आपसे पूछा जाए कि स्मारक में ध्वनि क्या होगी तो आपने बताया कि इसका शुरुआत आधे वर्ण से हुई, सीधा उत्तर संयुक्त ध्वनि। अभी परिभाषा भी आपको बता देंगे, जैसे शब्द आपने कहा मित्र क्षेत्र, अब आपसे पूछा गया क्षेत्र में ध्वनि क्या होगी तो आपका सीधा उत्तर क्या होगा, संयुक्त ध्वनि। लेकिन क्या है संयुक्त ध्वनि, उत्तर तो आ गया कि शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होगी या संयुक्त व्यंजन से होगी तो उत्तर तो लग जाएगा संयुक्त। संपृक्त भी आप समझ गए कि जब देखो संपृक्त शब्दों में संपृक्त ध्वनि है, देखो माँ की पहले है पूरा वर्ण, माँ की बाद ही पूरा वर्ण, तो माँ बीच में आधा बोला गया मित्र, तो यहाँ पे भी कौन सी ध्वनि होगी, संपृक्त ध्वनि होगी। संयुक्त ध्वनि क्या है, तो मित्र जब दो व्यंजन या दो से अधिक व्यंजन, दो व्यंजन या मित्र दो से अधिक व्यंजन जब एक ही स्वर की सहायता से बोले जाएंगे, है ना, एक ही स्वर की सहायता से बोले जाएंगे तो मित्र वहां पे ध्वनि क्या होगी, संयुक्त ध्वनि। मतलब कैसे, जैसे शब्द आपने लिखा मित्र स्कूल, शब्द आपने लिखा मित्र स्कूल, अब स्कूल अगर देखें तो आप अगर इस सा को लिखें पूरा तो ऐसे लिखेंगे और का में अगर आप हलंत लगाओ तो बड़ा ऊ का स्वर में आ गया बाहर। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों व्यंजन एक स्वर से बोला गया बड़ा ऊ की सहायता से, तो जब दो व्यंजन या दो से अधिक व्यंजन एक ही स्वर की सहायता से बोला जाएगा तो मित्र ऐसे कोई भी शब्द होंगे तो वहाँ पे ध्वनि क्या होगी, संयुक्त। हालांकि इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा मित्र वो होगा संप्रेक्त, अर्थात ए फॉर आंटी जी, बिल्कुल सही उत्तर बाबू। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। कभी कभी मित्र आप देख रहे होंगे तो ये स्मार्ट बोर्ड चल नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि इस पर जब कभी मच्छी बैठ जाती है तो खुद ही चलने लगती है, हमारी आवश्यकता नहीं होती है, खुद ही चलाने लगती है। तो आप इसके लिए परेशान ना हो, चलेगा दोस्त, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग बात को लेकर। अगला प्रश्न मित्र आपके सामने कुछ इस कदर कि प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक वाक्य को छोड़कर आप शेष वाक्य के अंत में कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ये आपका प्रश्न है बाबू। पहला ऑप्शन अल्प विराम, बी ऑप्शन पूर्ण विराम, सी ऑप्शन कॉमा चिन्ह, कॉमा को ही अल्प विराम कहते हैं आप, है ना, और मित्र योजक चिन्ह। अब इन चारों में आप किसका प्रयोग करेंगे, इसमें उत्तर आपका क्या होना चाहिए कि प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक वाक्य को छोड़कर सभी वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह आएगा दोस्त। प्रश्न कहाँ पूछा गया वो देख सकते हैं आप, तो आपका उत्तर जो होगा मित्र प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक वाक्य को छोड़कर शेष वाक्य के अंत में आप किसका प्रयोग करेंगे, तो मित्र आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर होगा मित्र पूर्ण विराम का। क्या उत्तर होगा मित्र, पूर्ण विराम, जिसको आप कहते हैं फुल स्टॉप। अच्छा एक बात और यहाँ से आपका प्रश्न, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि हिंदी में विराम चिन्ह की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होगा मित्र 20। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानेगी, तो 20। एकमात्र विराम चिन्ह है पूर्ण विराम जो कि हिंदी में आया है,
बाकी 19 के 19 विराम चिन्ह जो अंग्रेजी भाषा से दोस्त लिए गए हैं। समझ गई बातचीत? बिल्कुल। एक आध दो प्रश्न और बताइए आप मित्र, बताओ ए वाला चिन्ह कौन सा? ए वाला चिन्ह कौन सा है? ए वाला चिन्ह जरा बताएं आप। और ए वाला चिन्ह जरा बताओ मित्र, ए वाला चिन्ह कौन सा है? तो बिल्कुल आपका ए चिन्ह मित्र क्या है? अल्प विराम अर्थात कामास। ए वाला चिन्ह क्या मित्र? बी वाले ऑप्शन पर, तो ए आपका अर्ध विराम अर्थात सेमी कॉलन। ए वाला चिन्ह मित्र क्या है? ए वाला सी जो बना, ए आपका विस्मय सूचक चिन्ह है। और डी ऑप्शन में जो बनाया गया मित्र, ये क्या है? इसको आप कहते हैं एकहरा अवतरण या एकहरा उद्धरण। ए आपका दोहरा अवतरण, ए दोहरा उद्धरण। इसको अंग्रेजी में आप कहते हैं सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड कामास। ठीक बाबू, कोई दिक्कत ना है। चलिए, और अगर हम आपसे कहें मित्र कि योजक चिन्ह का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, वो तो जो सामासिक पद होता है या जो विपरीतार्थक पद होते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो सार्थक निरर्थक पद होते हैं, उनके जो मध्य प्रयोग होता है चिन्ह, वो कौन सा? वो योजक चिन्ह है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग आगे बात को लेकर मित्र। एक बात आपसे हम और करते हैं इसमें, जैसे कभी कभी कुछ विद्यार्थी का ये कहना होता है कि अगर एक मिनट दोस्त, एक मिनट। प्रश्न क्या था मित्र? तीसरा कि कभी कभी कुछ लोगों का यह कहना होता है कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो वहां पे क्वेश्चन मार्क अवश्य आएगा लास्ट में। लेकिन क्या ये जरूरी है? नहीं भाई। हमने कहा क्या सुंदर मूर्ति है या क्या सुंदर मकान है, तो क्या इसके लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे? नहीं, यहाँ पे पूर्ण विराम ही आएगा। तो मित्र जरा समझें आप, अगर प्रश्न आप किसी अन्य व्यक्ति से करते हो तब तो होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, लेकिन जब आप प्रश्न स्वयं से करोगे तो मैं तो वहाँ पूर्ण विराम ही आएगा, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलते हम लोग आगे बात को लेकर। अगला प्रश्न मित्र जो आपके सामने मित्र, अगला प्रश्न आपके सामने लिखा गया कि वर्तनी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? पहला ऑप्शन ललायित, बी ऑप्शन पौर्विक, सी ऑप्शन लब्ध प्रतिष्ठित, डी ऑप्शन दायित्व। क्या इसमें उत्तर होना चाहिए मित्र? जरा सोचें आप। हाँ बिल्कुल, जो आपका उत्तर है वो मित्र इसमें वो क्या होगा? अच्छा, जो उत्तर हो तो ठीक है, जो गलत हो क्यों गलत है? तो मित्र आपका जो इसमें उत्तर होगा वो बी फॉर बाहुबली। अब ए वाला कहे गलत मित्र, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका जो शुद्ध रूप होगा मित्र वो क्या होगा? वो होगा लालायित। लालायित का मतलब क्या होता है? लालायित का मतलब होता है मित्र किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा, है ना, लालायित। पौर्विक अर्थात जो पहले हो चुका है या पहले मतलब पूर्व में होने वाला हो, है ना, या आप कह सकते हो गया हो। लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित शब्द नहीं होता, वो लब्ध प्रतिष्ठ शब्द होता है। लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ शब्द, ना कि लब्ध प्रतिष्ठित शब्द होता है। ठीक है ना। शब्द दायित्व तो ऐसे नहीं लिखा जाता हो, दायित्व तो कुछ इस कदर लिखा जाता है। तो आपका जो उत्तर होगा मित्र ए बी फॉर बाहुबली सही उत्तर होगा। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने मित्र कि भाववाचक संज्ञा आप कितने प्रकार से बना सकते हैं? मतलब ये सीधा लिखा गया प्रश्न कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। मंडी परिषद का दोस्त प्रश्न है 4 प्रकार से, 3 प्रकार से, 5 प्रकार से, 6 प्रकार से। इसमें क्या उत्तर होना चाहिए? वो तो मित्र जो भाववाचक संज्ञा बनती है मित्र वो टोटल वो 5 प्रकार से बनेगी। कितने प्रकार से बनेगी मित्र? वो 5 प्रकार से बनेगी, बस भी ना। लेकिन 5 प्रकार कैसे बाबू? जय देखें आप मित्र, आप संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा को बना देते हैं। संज्ञा के बदले कौन शब्द आता है? सर्वनाम। आप सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा को बना देते हो। आप संज्ञा और जो सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। और क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनेगी। और मित्र अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अर्थात 4 विकारी शब्द, 1 अविकारी, इनसे आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं बाबू। बात कैसे होगी जरा समझिए आप। जैसे संज्ञा से भाववाचक संज्ञा आप कैसे बनाएंगे मित्र? जैसे आपने कहा मित्र मानवता, मानवता में संज्ञा क्या होगी? भाववाचक। ये बना किससे मित्र? तो ये बना मित्र जातिवाचक संज्ञा से। मानव क्या? जातिवाचक संज्ञा। ता प्रत्यय लगा दी मानवता। मानवता को आप केवल फील करेंगे, ये अमूर्त रूप है।
तो ये संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन गया। शब्द जैसे होता अपनापन, अपना ये क्या मित्र सर्वनाम है, इसमें आप पन प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन क्या जाएगा अपनापन। स्व क्या है सर्वनाम है, तो प्रत्यय स्वत्व, मम सर्वनाम है तो प्रत्यय ममत्व, है ना बच्चे, निज सर्वनाम है तो प्रत्यय निजत्व। तो ये जो आप बोल रहे हैं क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। तो मित्र अपनापन, परायापन, अपन है ना, अपना तो स्वत्व, निजत्व, ये शब्द क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। किससे, सर्वनाम से। विशेषण से कैसे भाई मित्र, जैसे आपने कहा शब्द मीठा, अब मीठा में अगर आप आस प्रत्यय लगा दोगे तो बन क्या जाएगा मित्र मिठास। आप बताओ क्या मिठास को आप देख पाएंगे, नहीं, आप मिठास को केवल फील करेंगे, है ना बातचीत, बिल्कुल मिठास को आप केवल फील करते हैं कि हाँ ये मिठाई अच्छी है या ये फला मिठाई अच्छी है आदि आदि। मिठाई में संज्ञा होगी जातिवाचक, परंतु मिठास क्या होगा मित्र भाववाचक संज्ञा। मीठा क्या होगा विशेषण। चलिए ठीक, क्रिया से कैसे भाववाचक मित्र, जैसे आपने कहा मित्र लिखना, अब लिखना क्या है क्रिया है, तो लिखना का आपने क्या कहा लेख, लिखना का आपने क्या कहा वो लेख। आप कहते क्या है कि लेख बड़ा अच्छा लिखा, मतलब जो भी लेख हो बड़ा अच्छा है, आप उसको फील किए ना कि अच्छा है कि बुरा है। भाई देखना क्या क्रिया मित्र, देखना का दृश्य, तो ये क्या है भाववाचक संज्ञा है। तो आप क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बना पाएंगे। अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, जैसे आपने कहा धिक, अब धिक से भाववाचक संज्ञा क्या बनाएंगे आप धिक्कार, धिक से क्या बनाओगे मित्र धिक्कार। शब्द जैसे आपने लिखा दूरी, तो दूरी क्या ये अव्यय है सॉरी दूर, जैसे आपने कहा दूर, तो दूर क्या मित्र ये अव्यय है, और दूरी अगर आपने कह दिया तो ये क्या है ये भाववाचक संज्ञा है। भैया आप जहाँ कहीं आप पहली बार जाते हो तो आपको दूर लगता है कि तो बड़ा दूर है यार, लौटते समय आपको लगता है कि तो बड़ा जल्दी पहुँच गए, तो आपने उसको फील किया कि ये तो बड़ा दूर चलना पड़ रहा है, बड़ी दूर है यार, है ना बातचीत, बड़ी दूरी है। तो दूरी क्या भाववाचक संज्ञा, दूर क्या है अव्यय है। आप दूर में काल कारक लिंग वचन कुछ नहीं बदल पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो अव्यय है। तो आई होप क्या आप बात समझ गए होंगे मित्र। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। तो जो आपका उत्तर होगा मित्र इसमें वो क्या हो जाएगा सी फॉर कांस्टेबल, बिल्कुल सही उत्तर हो। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्त, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था। मतलब सीधा ये पूछा गया प्रश्न कि संयुक्त सर्वनाम की खोज किसने किया था। तो मित्र इस थोड़ा अन्य सर्वनाम जो हम आप पढ़ते हैं सर्वनाम के 6 भेदों से थोड़ा हट के बात करता है, अरे दरोगा में पूछा गया प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप इसको समझें। संयुक्त सर्वनाम की जो खोज की थी बाबू, और रूस के एक विद्वान थे मित्र जिनका नाम था डॉक्टर दीमसित्स। तो डॉक्टर दीमसित्स ने संयुक्त सर्वनाम की खोज किया था। संयुक्त सर्वनाम है क्या मित्र, संयुक्त शब्द का मतलब क्या होता है कि आप दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाओगे आप, है ना बातचीत, बिल्कुल। जैसे आप कहते हो संयुक्त स्वर, आप कहते हैं संयुक्त व्यंजन, उसे तर्ज पे संयुक्त सर्वनाम। जैसे हमने कहा और कोई, जो कुछ, कुछ न कुछ, सब कुछ। तो जब दो या अधिक सर्वनामिक शब्दों को एक साथ जोड़ देंगे तो मित्र जो सर्वनाम बनेगा अंततोगत्वा वही क्या कहलाएगा संयुक्त सर्वनाम कहलाएगा। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। चलते हम लोग मित्र आगे बात को लेकर। अगला प्रश्न जो आपके सामने बाबू क्या लिखा गया, किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले पदों को आप क्या कहेंगे। जरा सोचिए आप, एकदम आसान प्रश्न, बहुत समय इस पर हम नहीं लेंगे। वो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताएगा उसे आप क्या कहते हैं, तो मित्र उसे आप कहते हैं विशेषण। विशेषण कल भी हमने इस पर चर्चा किया था कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा, मैं तो विशेषण कहलाएगा। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा बी फॉर बाहुबली। और क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण। अच्छा एक बात और, जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे आप, तो मैं तो उसे क्रिया विशेषण ही कहा जाएगा। कल भी हमने चर्चा किया था, आज भी किया, हमेशा करते रहेंगे ताकि प्रश्न आपका गलत ना हो। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, तो मित्र अव्यय का एक पार्ट है। अव्यय कितने भेद होते हैं, 4 भेद। कौन कौन, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो हम समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में चर्चा आगे करेंगे, क्वेश्चन लेकर आएंगे तो इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। क्रिया क्या होती है, तो क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो काम करना, कि शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान होगा उसी को आप क्या कहते हैं क्रिया। एक प्रश्न आप जरा बता दें कि क्रिया के मूल रूप को आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, धातु कहते हैं, बिल्कुल सही। तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें
बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल सही उत्तर हो। अगला प्रश्न जरा देखें आप। कुछ इस कदर राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? हमें ये जरा बताओ कि राम स्वयं पत्र लिख रहा है कि वो किसी से काम करवा रहा है? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवा रहा है। तो कल हमने ये बात आपसे कहा था, वो नहीं तो जो विद्यार्थी या जो प्रशिक्षु कल क्लास में नहीं जुड़े थे वो आज समझें कि जब कर्ता स्वयं काम ना करे, किसी अन्य को काम करने के लिए प्रेरित कर दे, तो वहाँ पे क्रिया क्या होती है मित्र? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो राम था वो स्वयं उस काम को नहीं किया, उस काम को लक्ष्मण से करवाया। तो मित्र जब कर्ता स्वयं काम ना करके उसे अन्य मतलब उस अन्य को काम करने के लिए प्रेरित करेगा, तो वहाँ पे क्रिया क्या होगी मित्र? उसे आप क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अच्छा, संयुक्त क्रिया क्या होती है मित्र? संयुक्त क्रिया क्या है? तो मित्र इसका उत्तर आप सीधा समझो। अगर किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ हैं, आपको ये मालूम है कि क्रिया वाक्य के अंत में आती है, दो क्रिया एक साथ हैं जिसमें पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। चलो ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अगर हमको और पुष्टि करना है तब तो आप पहली क्रिया बोल दो, दूसरी बोलबे ना करो। आप देखेंगे वाक्य आपका असंतुष्ट कर जाएगा। भाई जैसे हमने कहा कि मोबाइल गिरते ही टूट, अब आगे आपको गई बोलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो टूटना क्रिया है मित्रों, जाना अर्थात जो गई क्रिया बनी उस पर निर्भर है, बस भी ना। तो जब पहली क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर होगी, ऐसे कोई भी वाक्य होंगे, तो वहाँ पे क्रिया क्या होगी मित्र? संयुक्त क्रिया होगी। संयुक्त क्रिया के कभी कभी भेद पूछा, कितने भेद होता है मित्र? तो हमारा उत्तर कहीं कहीं 11 मिलता है, तो कहीं कहीं 13 मिलता है, लेकिन ज़्यादा आपका उत्तर 11 सही माना जाएगा। अच्छा, पूर्वकालिक क्रिया क्या मित्र? ये पूर्ण नहीं बाबू, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक लिखा गया यहाँ पर। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? तो पूर्वकालिक क्रिया मतलब कि जब एक काम समाप्त हो जाए दूसरा कार्य तुरंत स्टार्ट हो जाए, मतलब एक कार्य का समाप्त होना दूसरे कार्य का आरंभ होना पाया गया, तो उस वाक्य में क्रिया क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे हमने कहा कि बच्चा पढ़कर खेलने गया, पढ़ने का काम खत्म, जाने वाला काम स्टार्ट हो गया, है ना बच्चे? मुकेश नहाकर विद्यालय जाता है, नहाने का काम खत्म, विद्यालय जाने का काम स्टार्ट हुआ। एक कार्य का समाप्त होना दूसरे कार्य का आरंभ होना पाया गया, तो क्रिया क्या होगी मित्र? पूर्वकालिक। और सीधा पहचान जानो कि अगर किसी भी क्रिया में कर प्रत्यय लगा होगा तो पूर्वकालिक क्रिया होगी। कभी कभी पूरा वाक्य नहीं मित्र, शब्दों पूछ लेता है कि कौन से शब्द में पूर्वकालिक क्रिया है, तो जहाँ कर प्रत्यय लगा होगा वही पूर्वकालिक क्रिया होगी। सोचना ही नहीं यार, ठीक है ना। चलो, अपूर्ण क्रिया का आगे हम लोग चर्चा का विषय बनाएंगे, लेकर आएंगे प्रश्न, तो मित्र चर्चा का विषय बनाएंगे। आई होप कि आप पूरी बात समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। कोरोना अचानक फैल गई, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? मित्र आप जानते हैं कि क्रिया विशेषण एक अव्यय का पार्ट है। अव्यय अभी आपने कहा कि 4 भेद होता है इसके। 4 भेद कौन कौन? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और उसी तर्ज पर जो क्रिया विशेषण मित्र उसके भी अपने 4 भेद होते हैं। 4 कौन कौन? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब कैसे हम जाने कि इस वाक्य में उस क्रिया विशेषण का 4 पार्ट में कौन सा पार्ट है? तो मित्र आप प्रेम से जरा समझो। आप एक काम करिए, आप क्रिया के पहले कब का प्रश्न करिए, और जो भी उत्तर प्राप्त होगा मित्र वो किसकी बात बताएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण की बात बताएगा। और जब आप कहाँ का प्रश्न करेंगे तो जो भी उत्तर आएगा मित्र वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात करेगा। और जब आप कैसे का प्रश्न करोगे तो जो भी उत्तर आएगा वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करेगा। और जब आप कितना का प्रश्न करोगे तो जो भी उत्तर आएगा मित्र वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करेगा। तो आप ये सारे प्रश्न कहाँ करेंगे? आप क्रिया के पहले करेंगे आप, ठीक है ना। तो क्रिया यहाँ पे कौन सा मित्र? फैल गया। कोरोना अचानक फैल गया, हमने कहा कब फैल गया? कोई उत्तर आया? नहीं आया। कहाँ फैल गया? कोई उत्तर आया? नहीं आया। कैसे फैल गया? अचानक फैल गया, आया ना उत्तर। तो अचानक यहाँ जो शब्द बाबू ये रीति को बता रहा है, अर्थात उसके तरीके को बता रहा है, ढंग को बता रहा है। तो मित्र उत्तर जो आपका हो जाएगा वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे भी तय कर लो आप कि कितना फैल गया, कोई उत्तर आया? नहीं आया। तो मित्र जो अंततोगत तो आपका उत्तर रहा वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। दोबारा भविष्य में अगर प्रश्न आएगा इस तरह पर तो आप कदापि गुरेज नहीं करेंगे। बाबू चला जाए फिर आगे बात को लेकर। देखें अगला प्रश्न मित्र आपके सामने क्या लिखा गया। अगला प्रश्न मित्र
एक मिनट दोस्त। अगला प्रश्न मित्र जो आपके सामने इस कदर मित्र, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया कि निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग में होते हैं? किसके नाम प्राय पुल्लिंग में होंगे, ये आपका प्रश्न है। पहला ऑप्शन समुद्रों के नाम, बी ऑप्शन नदियों के नाम, सी ऑप्शन भाषाओं के नाम, डी ऑप्शन तिथियों के नाम। कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न, जरा सोचे आप इसमें उत्तर क्या होना चाहिए। तो मित्र जो पुल्लिंग शब्द होंगे वो मित्र समुद्र के जो नाम होते हैं वो प्राय पुल्लिंग ही होते हैं। जो समुद्र के नाम होंगे मित्र वो प्राय पुल्लिंग ही होंगे, अर्थात जो हमारा उत्तर होगा मित्र वो ए फॉर आतंकवादी बिल्कुल सही उत्तर है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग, अपवाद को छोड़कर, अपवाद की चर्चा आगे हम लोग करेंगे। भाषाओं के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। भाषाओं के नाम ही नहीं, वो भाषा के नाम, बोली के नाम, लिपि के नाम, ये सब स्त्रीलिंग। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग, जैसे आपने कहा प्रथमा द्वितीया तृतीया, ये सब क्या हो, ये सब आपका तिथियों के नाम, अर्थात सब स्त्रीलिंग। समुद्रों के नाम क्या होगा मित्र? पुल्लिंग होंगे। इसी पर अगला प्रश्न आपके सामने है, आप इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। दिनों के नाम पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे? और हिंदी जो महीने होते हैं, हिंदी वाले महीने है ना, इनको आप क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे या स्त्रीलिंग कहेंगे? ये दोनों प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दोस्त दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न में तो आपके सामने चादर का बहुवचन दी गई विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? मतलब चादर का पूछा गया कि आपसे इसमें बहुवचन क्या होगा। तो मित्र पहला ऑप्शन क्या लिखा गया? चादर डैश चादर, बी ऑप्शन चादराओं, सी ऑप्शन चादरों, डी ऑप्शन चादरें। तो मित्र हालांकि उत्तर इसमें आप लगाए होंगे बिल्कुल सही, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा मित्र? डी फर्दर होगा। परंतु चादर का चादरें ये मित्र बहुवचन तो बन गया। कभी कभी आपसे सविभक्ति निर्भक्ति की बात करता हूँ, तो आगे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे जब वो प्रश्न आएगा, तो आगे देखेंगे हम लोग। तो आज हम लोग इसको यहीं पे रखते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है? काल का भेद नहीं है। तो मित्र काल के तो तीन ही भेद होते हैं भाई। कौन कौन बाबू? एक भूतकाल, एक वर्तमान काल और एक भविष्य काल। अच्छा ठीक, उत्तर क्या होगा मित्र आगे हम लोग देखेंगे। परंतु भूतकाल के भेद कितने होते हैं? तो मित्र भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के कितने भेद? 5 भेद, भविष्य काल के कितने भेद मित्र? 3 भेद। तो जब काल के 3 भेद होते हैं तो इसमें आदि काल का कोनो मतलब है ना बाबू, तो भेद नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या होगा मित्र? ए फॉर आंटी जी बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छा आदि काल क्या ये साहित्य का पार्ट है? हाँ दोस्त ये साहित्य का पार्ट है। आगामी सत्र में हम साहित्य को बेहतर तरीके से दोस्त अंजाम देने वाले हैं। बस आपका साथ अगर होगा तो बहुत बेहतर क्वेश्चन से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। एक आध दो प्रश्न जरा बता दो आप। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? बताओ आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा मित्र? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधु ने कहा था। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्य ने कहा था। आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा था? तो वासुदेव सिंह ने कहा था। और बहुत सारे नाम हैं, तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए मित्र, तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला आपके सामने मित्र देखिए जरा, राम आम खाता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप है? मतलब इस वाक्य में आपको वाच्य की मित्र पहचान करना है। तो क्या इसमें उत्तर होगा मित्र? पहला ऑप्शन कर्मवाच्य, बी ऑप्शन भाववाच्य, सी ऑप्शन उभयवाच्य, डी ऑप्शन कर्तृवाच्य। तो क्या लगाएंगे दोस्त इसमें उत्तर? जरा सोचें आप, उत्तर क्या लगाएंगे आप? राम आम खाता, इसमें वाच्य क्या होगा दोस्त? जरा समझो आप। अगर कोई भी वाक्य है दोस्त, उस वाक्य में कर्ता के साथ ने लगा हो, या इसको हटा देते हैं तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जरा देखो आप, अगर कोई भी वाक्य है जिसमें कर्ता के साथ ने ना लगा हो और कर्म के साथ को ना लगा हो, क्योंकि आपको मालूम है तो कि कर्ता कारक चिन्ह क्या नहीं है, कर्म कारक चिन्ह क्या को है।
तो कर्ता के साथ ने भी ना हो, कर्म के साथ को भी ना हो, तो मित्र आप ये देख पाएंगे कि क्रिया का लिंग और वचन, क्योंकि वाच्य में सारा खेल लिंग और वचन का ही होता हो, क्रिया का लिंग और वचन मित्र ए कर्ता के अनुसार बदलेगा। तो जब कर्ता के अनुसार बदलेगा तो उसे आप क्या कहोगे, उसे आप कहेंगे मित्र कर्तृवाच्य। ऐसे प्रश्न लाकर आपको हम तीनों को विथ पोस्टमार्टम करेंगे कि आप एक ही लाइन में कोनो भी वाच्य का झटके मुड़ा देंगे आप, परंतु पूरा चलेंगे तो एक ही क्वेश्चन पूरा समय निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, कौन आम खाता है मित्र, राम, तो राम क्या है, कर्ता है। क्या खाता है, आम, तो आम क्या है, कर्म है। खाता क्या है, क्रिया है, सहायक क्रिया वो। तो क्या कर्ता के साथ ने लगा है, नहीं लगा है, बिल्कुल। क्या कर्म साथ को लगा है, नहीं लगा है। तो क्रिया का लिंग और वचन, क्रिया में तक क्या है, खाता। खाता पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, बिल्कुल पुल्लिंग। कौन सा वचन मित्र, एक वचन। तो आपने कहा क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगा, तो कर्ता कौन, राम, तो राम भी मित्र पुल्लिंग ही वचन में है। आप राम को चेंज कर दो अपने मौखिक भाषा में, हमने कहा राम के स्थान पे मित्र सीता। आप बताओ सीता आम खाता है, हाँ सीता आम खाता है, क्या सही होगा, गलत होगा वो। तो जैसे हमने कर्ता का लिंग चेंज किया मित्र, वैसे ही क्रिया का लिंग चेंज हुआ, अर्थात क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हुआ। तो मित्र उसे आप क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे कर्तृवाच्य, अर्थात एक्टिव वॉइस। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे, बिल्कुल बाबू। चलते हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। अगला देखिए बाबू, निम्नलिखित युग्म में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। अब वो शुद्ध कौन सा, आपको उसकी पहचान करना है। शुद्ध ठीक है, लेकिन जो गलत हो, क्यों गलत है, हर एक क्यों को उत्तर आपको मिलेगा दोस्त। प्रेम से आप एक एक क्वेश्चन को जरा देखिए और उत्तर लगाने का प्रयास करें आप। पहला ऑप्शन क्या लिखा गया है, सम्राट का सम्राटी, हाँ क्या है सही वो, बिल्कुल गलत। वीरांगना वीरांगना, गोप गोपनी, सुलोचन सुलोचना, तो इसमें उत्तर क्या होगा मित्र, जरा जो गलत है पहले उनको सही करते हो, ऑटोमेटिक उत्तर भी निकल के आ जाएगा। तो मित्र सम्राट का सम्राटी नहीं होता हो, इसका उत्तर क्या होता है, सम्राज्ञी, अर्थात सम्राट का जो स्त्रीलिंग शब्द है मित्र वो क्या है, सम्राज्ञी। वीरांगना का मित्र, वीरांगना ये अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द ही है, लेकिन एक किसका मित्र, ए वीर का होगा, अर्थात मित्र ए वीर का स्त्रीलिंग जो शब्द होगा वो वीरांगना हो जाएगा। गोप का गोपनी नहीं होता, गोप का मित्र होता है गोपी, गोप का क्या होगा, गोपी, ये स्त्रीलिंग होगा। अर्थात जो आपका उत्तर बचा मित्र सुलोचन का सुलोचना, ए डी फर्दर होगा, बिल्कुल सही उत्तर मित्रों। तो हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे इसको। तो आगे हम लोग मित्र बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला देखिए आपके सामने क्या लिखा गया, हिंदी में ने परसर का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न यार, अब तक के प्रश्नों में सबसे बेहतर प्रश्न अगर हमारे हिसाब से होगा तो ए वाला है। जरा सोचें आप क्या उत्तर होना चाहिए वो, पूछा कहाँ गया, जरा देखो आप। अच्छे प्रश्न को कराने पर एकदम प्रसन्नचित हो जाते हैं वो। देखो जरा आप क्या बात है, कर्ता के साथ सदैव, क्या सदैव, कर्ता के साथ सदैव ने ही आएगा, गलत है। कब आएगा कर्ता के साथ ने, तो जब भूतकाल का वाक्य होगा तब आएगा, वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्य में नहीं आते हो। बस में भैया जैसे हमने कहा कि राम आम खाता है, ये वर्तमान काल का वाक्य है, राम ने आम खाता है, आपकी आत्मा नहीं सम्मान करेगी, अर्थात गलत है। राम ने आम खाएंगे, सोचा भविष्य काल है, तो ये सही भाई, गलत है वो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कर्ता के साथ में आएगा तो वाक्य क्या होगा में, तो भूतकाल ही होगा, कभी वर्तमान भविष्य नहीं हो सकता है। तो सदैव की बात यहाँ पे किया हो, अर्थात क्या कहा कि कर्ता के साथ सदैव, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं बाबू। कब करेंगे, जब भूतकाल का वाक्य होगा तभी करेंगे आप, बस में ही ना, बिल्कुल। भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ। अच्छा एक बात और बाबू, आपने कहा भूतकाल में करेंगे, हाँ भूतकाल में करेंगे, लेकिन एक बात हमने कल निवेदन किया था आपसे, अगर याद हो तो, नहीं तो दोबारा समझिए आप। अगर कोई भी वाक्य बाबू, उस वाक्य में कर्ता के साथ अगर ने लगा है तो तीन उत्तर झटके में आएगा। एक, अगर आपसे पूछे वाच्य बताओ तो आपका सीधा उत्तर क्या मित्र, कर्तृवाच्य। अगर आपसे पूछे काल बताओ तो आपका सीधा उत्तर क्या होगा, भूतकाल। और अगर आपसे पूछे क्रिया बताओ तो क्रिया सदैव सकर्मक, ना कि मित्र अकर्मक। मतलब क्या हुआ फिर,
तो अगर कर्ता के साथ ने लग होए तो कबो अकर्मक क्रिया ना आए, हमेशा क्या आएगी दोस्त, सकर्मक क्रिया ही आएगी। तो बात यहाँ क्या लिखा गया, भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ, बिल्कुल। आगे जा देख लेते हैं 1 मिनट। भविष्य काल में कर्ता के साथ नहीं, वर्तमान काल की क्रिया हो कर्ता के होने पर नहीं। अंततोगत्तो जो मित्र आपका उत्तर रहा वो वे फॉर बाहुबली बिल्कुल से उत्तर है। एक बार फिर समझें इसको आप, कर्ता के साथ ने लगा होगा तो 3 उत्तर झटके में आएगा, वाच्य, कर्तवाच्य, एक्टिव वॉइस, काल भूतकाल, और फिर क्रिया क्या होगी मित्र, सकर्मक, कभी आकर्मक नहीं होगी, ये ध्यान रखें आप, ठीक है ना। चलिए चलते मित्र हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न आपके सामने मित्र कुछ इस कदर क्या लिखा गया देखें आप, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला ऑप्शन सलाई सलाका सलाई, बी ऑप्शन क्षीर डैश खीर, सी ऑप्शन ओष्ट्र डैश ऊँट, डी ऑप्शन पर्यंक डैश फूल। इसमें मित्र सही नहीं पूछा गया है, और ये भी आपको देखना, वो बहुत जल्दबाजी नहीं, पहले तत्सम होगा उसके पश्चात तद्भव होगा। हो सकता कभी वो आगे पीछे कर दे, तद्भव पहले कर तत्सम बाद में कर दे, तो जिस कदर प्रश्न होगा उस कदर विकल्प को भी आपको देखना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन सलाका सलाई, तो मित्र सलाई का जो तत्सम रूप है वो सलाका ही है, तो बिल्कुल ये आपका ऑप्शन सही है। खीर का क्षीर बिल्कुल सही है, ऊंट का उष्ट बिल्कुल सही है, लेकिन फूल का पर्यंक बिल्कुल नहीं मित्र, अर्थात इसमें पूछा था कौन सा नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा डी फॉर दिल जले, बिल्कुल सही उत्तर बाबू। तो फूल का क्या होगा, पुष्प, फूल का क्या होगा मित्र, पुष्प, लेकिन पर्यंक क्या होगा, तो पर्यंक का होता है मित्र पलंग। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत दोस्त यहाँ तक ना है, बिल्कुल। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। तो मित्र अगला प्रश्न आपके सामने क्या लिखा गया जरा देखें, श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है। श्रृंगार का तत्सम क्या है बाबू, क्वेश्चन जरा देखिए कहाँ पूछा गया वो, श्रृंगार 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 श्रृंगार, हालांकि इसमें एक वर्तनी ही बाबू गलत है, परंतु कोई बात नहीं, हम आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप इसमें क्या है, तो मैं तो जो श्रृंगार का तत्सम रूप होता है बाबू, वो आपका उत्तर क्या होगा, श्रृंगार, कुछ इस कदर, बस में ना, श्रृंगार ए आपका सही होगा, अर्थात ए इसका मित्र क्या होगा, तत्सम रूप, और जो श्रृंगार लिखा गया ए आपका क्या है, तद्भव है। समझ की बात ना, देखे होंगे कहीं कहीं लिखा रहता है श्रृंगार महल, श्रृंगार महल ना पढ़े ना पहिए बाबू, श्रृंगार महल, हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक ना है। अच्छा एक बात और, श्रृंगार रस भी सुने होंगे आप, श्रृंगार रस, आप हमें बताओ कि श्रृंगार रस को रसों का राजा किसने कहा था, श्रृंगार रस को रसों का राजा किसने कहा था, वो इसको आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। और श्रृंगार रस को रसों की श्रृंगार रस में जो संयोग वियोग है ना, उसमें किसे रसों का राजा कहते हैं और रसों की रानी किसे कहा जाता है, और किसने कहा था, ये आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। चलते हैं लोग मित्र अगले प्रश्न के ऊपर। जो अगला प्रश्न आपके सामने में थे कुछ इस कदर क्या लिखा गया दोस्त, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ये आपके सामने मित्र प्रश्न है। पहला ऑप्शन क्या मित्र, प्रत्यु, बी ऑप्शन प्रत्युत, सी ऑप्शन प्र, और डी ऑप्शन प्रति। चलो इसका उत्तर तो आप सब लोग लगा दिए होंगे, इसमें उत्तर आपका क्या होगा मित्र, प्रति। लेकिन हमारा प्रश्न है कि प्रत्युत्पन्नमति ये किसके लिए प्रयोग होता है, तो मित्र ये वाक्यांश के लिए शब्दों में आता है कि तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, अर्थात जो तुरंत किसी युक्ति को सोच ले के लिए एक शब्द क्या होता है, प्रत्युत्पन्नमति। अच्छा प्रत्युत्पन्नमति में संधि क्या होगी बाबू, प्रत्युत्पन्नमति में संधि क्या होगी, तो इसमें उत्तर आपका क्या होगा मित्र, यण संधि, यण स्वर संधि। यण संधि में स्वरों का योग कितनी बार होता है, तो मित्र 46 बार। कभी समय मिलेगा मित्र तो 46 बार इसका पोस्टमार्टम करेंगे, दिखाएंगे आपको कैसे होता है। यण संधि की सीधी पहचान आप जानो, अगर किसी भी वाक्य में शब्द में आपको या मिल जाए या वह मिल जाए और डायरेक्ट आपको त्रा मिल जाए, लेकिन एक बात और, या के पहले वाला वर्ण आधा हो, वा के पहले वाला वर्ण आधा हो और डायरेक्ट अगर त्रा आ गया तो सीधा उत्तर क्या होगा आपका, यण संधि। क्या होगा मित्र, यण संधि। हमने यहाँ पे क्या देखा, या ना, या की पहले वाला वर्ण आधा है, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, यण संधि। तोड़ेंगे कैसे मित्र, तो आप तोड़ के भी जरा देख लो इसको।
आप इसको तोड़ के मित्र जरा देख लीजिए कैसे बनेगा। देखिए तो मित्र अब जब भी या आता है तो हम लोग या को हटा के क्या करते हैं, नियम के अकॉर्डिंग ई या बड़ी कर देते हैं, और उसके पहले जो या के पहले आधा वर्ण होगा उसे पूरा कर देंगे। तो मित्र हमने ता को कर दिया पूरा, या में हलंत लगा दिया, और फिर छोटा ऊ का स्वर था मित्र ए चला गया पीछे, शेष बात को ज्यों कहते हैं उतार दो आप। मति शब्द इसमें बाद में जोड़ा गया है, पूरे शब्द में नहीं है, प्रत्युत्पन्न में है, मति में नहीं है, मति को हटा दो आप। या आएगा तो आपने कहा या तो ई कर देंगे या तो बड़ी कर देंगे। आप इनमें से कोई एक स्वर आ जाएगा कहाँ पर, ता के ऊपर, तो कौन सा आएगा बाबू, छोटी लगाएंगे तो बनेगा प्रति, बड़ी लगाएंगे तो बनेगा प्रति, तो प्रति शब्द नहीं होता वो प्रति शब्द होता है। तो जब ए आएगा यहाँ पर तो मित्र ये हो गया आपका प्रति, और बचा आपका उत्पन्न और प्लस मति, तो मित्र ये 3 पदों से बनता है क्या, प्रति उत्पन्न मति। और मित्र एक बात और, यण संधि से अगर आप शब्द को तोड़ते हो तो जो पहला शब्द आएगा वो उपसर्ग की ही बात करता है। तो उत्तर इसमें जो पहला शब्द क्या हो, प्रति, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो गया, डी फॉर दरोगा, बिल्कुल से उत्तर हो। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने क्या है जरा देखें तो। अगला प्रश्न में तो आपके सामने बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो जरा सोचें आप। उस लाचार विधवा की दुर्दशा देख कर सरदार को हमदर्दी हुई, वाक्य में कितने उपसर्ग है, ये आपका प्रश्न बाबू। इस वाक्य में कितने उपसर्ग ये आपसे पूछा गया है। 2 उपसर्ग, 3 उपसर्ग, 4 उपसर्ग, 5 उपसर्ग, क्या इसमें उत्तर होना चाहिए वो। तो एक बार जरा गिने आप कहाँ कहाँ उपसर्ग आपको दिख रहा है वो, लगाओ चलो दिमाग बाबू। उस लाचार विधवा की दुर्दशा देखकर सरदार को हमदर्दी हुई, वाक्य में कितने उपसर्ग हैं, कहाँ कहाँ दिख रहा है वो, जरा सोचें आप। तो मित्र अगर आप देखें तो लाचार में ला उपसर्ग, 4 आपका मूल शब्द, विधवा में बी उपसर्ग, धवा आपका मूल शब्द, दुर्दशा में मित्र दुर उपसर्ग और कुछ इस कदर ए उपसर्ग, हमदर्दी में मित्र हम उपसर्ग, दर्दी ए आपका मूल शब्द होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 4 उपसर्ग आपको दोष मिले, और भी अगर कहीं दिख रहा हो तो बताओ, शायद नहीं हो। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इसमें कितने उपसर्ग मित्र, 4, अर्थात सी फॉर कांस्टेबल, बिल्कुल सही हो। तो उपसर्ग गिनने वाले भी प्रश्न आते हैं, इसलिए मित्र थोड़ा धैर्यता से आप काम करें, बेहतर रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न मित्र आपके सामने कुछ इस कदर, समास शब्द का विलोम क्या होगा। एक आधी बार पूछा गया प्रश्न है, बड़ा आसान प्रश्न हो लेकिन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे उत्तर आप। हम आप बचपन से मित्र पढ़ के आते हैं, समास विग्रह संधि विच्छेद, संधि का विलोम विच्छेद, समास का विलोम विग्रह, ना बाबू ना, ये तो अज्ञानता है यार, है ना। समास का विलोम क्या होगा मित्र, व्यास, समास का विलोम क्या होगा, व्यास। तो संधि का विलोम क्या होगा, तो संधि का विलोम मित्र विग्रह भी होता है और विच्छेद भी होता है, विग्रह और विच्छेद दोनों होता हो, लेकिन इन दोनों की प्रियरिटी में आप पहला चयन विग्रह करेंगे। और दोनों अगर ऑप्शन आ गया तो थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, हो सकता है कहीं लिखा हो ये और भी दोनों, वहां तक पहुंचिए, क्या दिक्कत है। तो इसमें मित्र हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, व्यास। व्यास में संधि क्या होगी, व्यास में संधि क्या होगी मित्र, तो व्यास में संधि क्या होगी आपकी, यण संधि। अभी हमने आपको बताया कि अगर या के पहले या वा के पहले आधा वर्ण होगा तो मैं तो वहाँ पे संधि क्या होती है, यण संधि। आप देखो जरा यहाँ की या के पहले क्या है, वाह आधा, तो इसमें संधि क्या होगी, यण। और इसको जब आप तोड़ोगे तो मित्र बन क्या जाएगा, वी प्लस आस। वी का अर्थ क्या होता है, अन्य, आस का अर्थ होता है बैठना या बैठाना, अन्य पदों को लाके बैठा देना ही क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। और 2 पदों को संक्षिप्त में लाके लिखना समास कहलाता है, बिल्कुल सही। तो आई होप कि आप बात समझ गए होंगे दोस्त। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न में तो आपके सामने भागेंगे नहीं मित्र, अभी आपके सामने बड़े अच्छे प्रश्न और भी आगे हैं। टोटल 25 क्वेश्चन की श्रृंखला है बाबू। चलिए तो कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ के भी नहीं जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश तो करिए बाबू, आप एक कदम चलिए हमारे साथ में, आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। इतिहास गवाए बाबू,
यूपीपी में, यूपी दरोगा में जो पढ़ाया गया डिक्टो वही क्वेश्चन आया था। जो लोग पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे, और कुछ इस विद्यार्थी इसमें जुड़े भी हैं। बाकी मित्र ठीक है, अच्छी बात है, जब हमारा कोई नहीं तो हम किसी के नहीं। आगे देखिए आप, निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुने आप। इनमें से उचित विकल्प क्या होगा, अर्थात ओहार का पर्यायवाची पूछा गया बाबू। तो ओहार का जो पर्यायवाची होगा मित्र वो आपका क्या हो सकता है, इसमें जरा सोचें आप। ओहदा, पर्दा, अलहदा, बेपर्दा, क्या होना चाहिए इसमें उत्तर। तो बाबू जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा, बी अर्थात पर्दा। मतलब मित्र ओहार का पर्यायवाची पर्दा भी होगा, आप कह सकते हैं वस्त्र भी कह सकते हैं आप मित्र, है ना, आच्छादन भी कह सकते हैं आप। तो ये सारे इसके मित्र पर्यायवाची। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने जरा देखें। अनेक शब्दों के लिए शब्दों में कौन सा युग्म इसमें से गलत है, ये आपसे पूछा गया। वो पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा गया, लाभ की इच्छा लेप्सा, जीतने की इच्छा जिजीविषा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, खाने की इच्छा बुभुक्षा। अब इसमें उत्तर क्या लगाएंगे आप, बताओ जरा, वो इसमें क्या उत्तर होना चाहिए आपका। बिल्कुल, तो हमारे हिसाब से जो आप उत्तर लगाए मित्र, बी फॉर बाहुबली। जीतने की इच्छा जिजीविषा नहीं होता, वो जीने की इच्छा जिजीविषा होता है, जीने की इच्छा जिजीविषा। तो जीतने की इच्छा क्या होगा फिर, तो मित्र जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है मित्र जिगीषा। क्या होगा मित्र, जिगीषा। अर्थात जो आपका उत्तर होगा यहाँ पर जो गलत युग्म था वो मित्र क्या था, बे फॉर बाहुबली, बिल्कुल सही उत्तर, बाकी से सही हो। आगे हम लोग बढ़ते मित्र अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कुछ इस कदर आपके सामने कि यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है। फिर वही बात बाबू, यद्यपि में संधि क्या होगी, यण संधि। यद्यपि में संधि क्या होगी बाबू, यण संधि। इसको जब आप तोड़ोगे, अच्छा इसमें यण संधि कैसे लगा आपको, क्या रट ले डायरेक्ट, नहीं, आप इस शब्द को मित्र कुछ इस कदर भी तो लिख सकते हैं आप, बताओ हमको आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो या कि पहले आधा वर्ड आया नहीं आया, आया, तो आपने कहा ना भी अवा के पहले आधा आएगा, डायरेक्ट आएगा तो यण संधि होगी। तो जब इसको तोड़ोगे तो अंततोगत जो प्राप्त होगा मित्र वो आपका ये फॉर आतंकवादी, बिल्कुल से उत्तर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आसान क्वेश्चन हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए आप। यथाशक्ति में पूछा गया समास क्या होगा। प्रश्न का पूछा गया मित्र आप देख सकते हैं, हालांकि एकदम आसान प्रश्न है परंतु मित्र पूछा गया है, आप जरा देखें। पहला ऑप्शन आपके सामने मित्र तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन कर्मधारय समास, सी ऑप्शन बहुब्रेय समास और डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, हालांकि उत्तर जो आपका होगा मित्र यथाशक्ति उपयुक्त में से एक से अधिक, तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रेय। बाबू इसमें तो ऑप्शन ही नहीं यार, खैर कोई बात नहीं है, हम इस ऑप्शन को काट देते हैं मित्र, इस ऑप्शन को बाबू हम काट देते हैं, इस ऑप्शन को हम बाबू काट देते हैं, आप परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है ना। इसमें है ना, मतलब ये वाला विकल्प गलत आपका। यहाँ पे आपका उत्तर जो होगा वो क्या होगा मित्र, वो अव्ययभाव समास होगा। उत्तर क्या होगा आपका, अव्ययभाव समास। समझ गए बात ना। अच्छा अव्ययभाव समास कैसे हम पहचानेंगे, तो मित्र आप जानते हैं कि कोई भी समस्त पद होता है, उस समस्त पद में दो पद होता है, एक पहला पद जिसको आप कहते हैं पूर्व पद और एक मित्र दूसरा पद जिसको आप कहते हैं उत्तर पद। अगर पहला पद अव्यय होगा या आप कह सकते हैं कि उपसर्ग होगा, पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो और दूसरा पद संज्ञा हो, तो मित्र इनसे जो भी समस्त पद बनेगा वहां पे समास क्या होगा मित्र, वहां समास होगा मित्र अव्ययभाव समास। कौन समास होगा, अव्ययभाव समास। तो आप जरा चेक करिए कि क्या पहला पद अव्यय है, हाँ पहला पद अव्यय है। यथा, यथा का कभी यथी नहीं होगा, यथे नहीं होगा, बस में ना, तो ये आपका अव्यय। और दूसरा पद शक्ति, शक्ति में संज्ञा क्या होगी, भाववाचक। अरे भाई जिसको आप कहते हैं सामर्थ्य, आप पावर को फील करते हैं ना, पावर को, बिल्कुल। तो पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा। तो आपने ही तो कहा पहला पद अव्यय उपसर्ग होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा, तो बनने वाले समास पद में समास क्या होगा, अव्ययभाव समास। तो आपका उत्तर जो होगा मित्र वो डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने मित्र, और ये अंतिम प्रश्न आपके सामने बाबू क्या लिखा गया देखिए आप, निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। जेई का प्रश्न बाबू, अच्छा प्रश्न, जरा सोचे आप। आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित होता है, बी ऑप्शन माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए, सी ऑप्शन भारत और नेपाल के बीच घोर संबंध है
और डी ऑप्शन, दीपावली की घटना पर अवश्य आना। क्या इसमें उत्तर होना चाहिए वो? और होगा तो क्यों होगा, और जो गलत हो क्यों गलत है, और उसमें क्या आना चाहिए ताकि वो सही बन जाए। तो बाबू जरा सोचें आप। पहला विकल्प जरा पढ़ो आप। आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित होता है। बाबू ये बताओ हमको, समाचार प्रकाशित होता है कि समाचार प्रसारित होता है? तो बाबू समाचार जो होता है वो प्रसारित किया जाता है, ऑन एयर, बस में ना, वो प्रसारित होगा ना कि प्रकाशित। तो यहाँ प्रसारित शब्द होना चाहिए था, प्रकाशित नहीं। अच्छा, प्रकाशित किसके लिए फिर? तो मित्र जब कोई पुस्तक है ना या कोई पत्रिका आदि के लिए आप इस्तेमाल करोगे तो वहाँ प्रसारित नहीं, वहाँ प्रकाशित होता। इसलिए यहाँ मित्र प्रकाशित ना होकर प्रसारित होना चाहिए, इसलिए आपका ये वाला मित्र गलत है। और कौन सही पूछा गया आपसे? चलो ठीक है, बी ऑप्शन पे हम लोग चर्चा करते हैं। सी ऑप्शन है, देखो, भारत और नेपाल के बीच घोर संबंध है। मित्र घोर जो संबंध शब्द है ना, ये थोड़ा नकारात्मक प्रवृत्ति जन्म दे देता है, तो घोर शब्द अच्छा नहीं है। आप यहाँ पे घनिष्ठ शब्द इस्तेमाल करेंगे या आप गहरे शब्द का इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बस में ना। तो भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ संबंध है या गहरे संबंध है, ये बेहतर रहेगा, ना कि घोर शब्द। ये शब्द थोड़ा अनुपयुक्त शब्द है, यहाँ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगला, इसलिए मित्र आपका सी वाला भी गलत, ए वाला भी गलत। दीपावली की घटना पर अवश्य आना। अरे दोस्त, दीपावली कोई घटना है? नहीं, दीपावली हमारा आपका एक पर्व है, अर्थात एक त्यौहार है, ये कोई घटना नहीं है। तो दीपावली की घटना पर अवश्य आना, ये गलत हो। दीपावली के त्यौहार पर अवश्य आना या दीपावली के पर्व पर अवश्य आना, अगर ये आप शब्द इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। तो मित्र घटना यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, इसलिए हमारा उत्तर डी भी गलत। अर्थात जो पूछा गया शब्द इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा मित्र? वो बी फॉर बाहुबली। अच्छे विद्यार्थी गुण होता क्यों विकल्पों का काट के उत्तर लगाता, वो आप आराम से उत्तर लगा गए। उत्तर आपका यहाँ पे क्या होगा मित्र? बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आज के लिए मित्र ये आपका 25 क्वेश्चन था मित्र, और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके सामने लाया गया। और आगे क्वेश्चन हम इसी हिसाब से लेकर आएंगे। क्वेश्चन कहाँ से रखे जाए बेहतर, ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और क्लास कैसे लगी आप इसे मित्र कमेंट बॉक्स में सूचित करें। और एक निवेदन आप सबसे है कि अपने चाहने वालों को भी इस क्लास को शेयर करें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बताएं, जोड़ने का प्रयास करें मित्र। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।